चुनावी संग्राम के दोनों महारथी एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर आंखें तरेर रहे हैं और अपनी अपनी छाती पीट करके जीत का दावा भी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में डेरा जमा लिया है। कहा जा रहा है कि अगले 40 दिनों तक वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। आज बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने महागठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला और दावा किया कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगा। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने एनडीए को बिना दूल्हे की बारात करार दे दिया। तो आखिर कौन मारेगा बाजी और कौन खाएगा मात? इंडिया न्यूज ने बिहार चुनाव पर सबसे ताजा सर्वे किया है और इसके जरिए इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सर्वे में हमने बिहार के 20 जिलों के करीब 2000 लोगों से 7 सवाल पूछे। ये 7 सवाल और इनके जवाबों का सिलसिला शुरू करने से पहले देख लेते हैं बिहार के रण के 2 धुर विरोधियों की सियासी जुगलबंदी। सामने वाली दीवार पर दिखाई पड़ता है कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। हमारे बाराती में तो दूल्हा है और इसके यहाँ दूल्हे नहीं है, तो लड़ाई क्या लड़ेगा सब? बोलो जी। हमारे बाराती में जो युद्ध में नीतीश दूल्हा है और कभी के पार्टी में दूल्हे नहीं है, तो जनता वोट किसको देगा? अब हार गया, हमको बोलता था जंगल राज, बोलता था ना। हम कौन जाति पात का बात किया है भाई? कहीं हमारा पिछड़ा समाज, गरीब समाज और कलियर समाज, ऊंच जात का गरीब आदमी, ये हमारा लड़ाई है। चलिए, सर्वे के हम सवाल शुरू करेंगे, प्रतिशत में उनका जवाब भी बताएंगे और उस पर चर्चा भी होगी। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान होंगे, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। केसी त्यागी साहब का हम इंतजार कर रहे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के। कुछ ही देर में उम्मीद करते हैं हमसे जुड़ जाएंगे। डॉक्टर ए.के. वाजपेयी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, एलजेपी के जनरल सेक्रेटरी, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब यहां मौजूद हैं स्टूडियो में मेरे साथ। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा हम शुरू करें उससे पहले पहला सवाल जो बिहार की जनता से हमने पूछा, सवाल यह था कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? 61% लोगों का मानना है विकास मुद्दा है, 9% लोग मानते हैं कानून व्यवस्था मुद्दा है, महंगाई 16% लोगों को मुद्दा लगती है, जबकि 10% लोग जातिवाद को मुद्दा मानते हैं और 4% ऐसे लोग हैं जो कुछ अन्य विषयों को मुद्दा मानते हैं। चलिए, एक सवाल ये याद रहेगा कि क्या बड़ा मुद्दा है। दूसरे सवाल की ओर रुख कर लेते हैं। दूसरा सवाल ये था कि एनडीए ने उम्मीदवारों का चयन क्या देखकर किया? अच्छी छवि 34% लोग मानते हैं, जातीय समीकरण 40% लोग मानते हैं, धन बल 15% लोग मानते हैं, बाहुबल देखकर किया ऐसा कहने वाले 4% लोग हैं और 7% इनमें से कुछ अलग मुद्दे बताते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए, महागठबंधन ने उम्मीदवारों का चयन क्या देख करके किया? अब देखिए, यहां पर आंकड़ों में थोड़ा सा परिवर्तन है। 27% अच्छी छवि, 51% कहते हैं जातीय समीकरण, 12% कहते हैं धनबल, बाहुबल 7% और अन्य 3%। चौथा सवाल, टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा परिवारवाद किस गठबंधन में चला? देखिए, महागठबंधन में भी 40% लोग मानते हैं और 40% का कहना है कि एनडीए में चला, जबकि 2% लोग मानते हैं लेफ्ट फ्रंट, तीसरा मोर्चा में 2%, 16% यहां कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये परिवारवाद किस में ज्यादा चला। पांचवा सवाल, आपको किसके वादे और दावे पर ज्यादा भरोसा है? नरेंद्र मोदी के दावे और वादों पर भरोसा करने वाले 49% लोग मिले, 45% लोग नीतीश कुमार के दावे और वादों पर भरोसे करने वाले मिले, मुलायम सिंह यादव जिन्होंने थर्ड फ्रंट बना लिया है, मुलायम सिंह यादव की बात पे केवल 1% लोगों को भरोसा है, जबकि 5% लोग ऐसे हैं जो इनमें से अन्य यानी कुछ और लोगों की बातों पर, उनके वादों पर भरोसा करते हुए दिखाई दिए।
ये एक साथ हमने 5 सवाल लिए हैं और इन 5 सवालों के अगर प्रतिशत में आंकड़े देखे जाएं जवाब के तौर पर, तो ये काफी कुछ, चाहे महागठबंधन के दावे हों या फिर एनडीए के दावे हों, उनको झुठलाते हुए आंकड़े हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जातीय समीकरण आपने कहा था, बिल्कुल आप जातीय समीकरण के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 51% लोग ऐसे हैं, 40% माफ कीजिएगा, लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि एनडीए ने जातीय समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन किया। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हम विकास के नाम पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हम जनता से वोट विकास के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आप सभी वर्गों को अपने कैंडिडेट्स के रूप में आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी वर्ग को ज्यादा तवज्जो देना, केवल एक समीकरण पर निर्भर होना। आप क्या जाति को वर्ग कहते हैं क्या जीवीएल नरसिम्हा राव साहब? नहीं, हमारी सोच है। जाति को आप लोग वर्ग मैं कहते हैं? ये कह रहा हूं किसी ने नहीं। देखिए, एक वर्ग बेटर वर्ड है मेरे विचार से, लेकिन हर जाति को हर चुनाव में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जनता का अपना अपेक्षाएं रहती है। केवल जाति के आधार पर चुनाव लड़ना, मैं समझता हूं ये महागठबंधन की एक रणनीति है। हम इसको कोई रणनीति के तहत नहीं चुनाव में उतरे हैं। हम विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम सभी दलों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये मैं समझता हूं ये एक राजनीति का एक रियलिटी है। हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं, इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन दल केवल जाति के आधार पर राजनीति करना, मैं समझता हूं वो आरजेडी का, जेडीयू का और कांग्रेस का कल्चर रहा है। अच्छा, लेकिन एनके सिंह साहब यह सवाल पूछ रहे हैं कि फिर 42% टिकट सवर्णों को क्यों दे दिया आपने? देखिए, इसी आपको अलग अलग फैक्टर्स को देखना पड़ता है जब आप चुनाव में लड़ रहे हैं। आपको अपनी कैंडिडेट्स, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी क्या अवेलेबिलिटी क्या है, उनकी सूटेबिलिटी क्या है, उनकी विनेबिलिटी क्या है, और वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी की परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां किस प्रकार की सामाजिक समीकरण है। ये सारे विषय को हर पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन किसी एक कास्ट, किसी एक या दो 1+2+3 करके उससे हम अपना संख्या बल बढ़ाएंगे, बट बाकी सबको नजरअंदाज करेंगे, ये हमारी सोच नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, इसमें विचार करते हैं। उसमें सभी जातियां, सभी वर्ग इसमें शामिल है। ठीक है, जेडीयू अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं केसी त्यागी साहब, तो मैं प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा सवाल, क्योंकि महागठबंधन में आप हैं, 40 सीटों पर आप फाइट दे रहे हैं। यहां अगर जातीय समीकरण की बात आती है, महागठबंधन के मुतालिक जब सवाल पूछा जाता है कि उम्मीदवारों का चयन क्या देख करके किया, तो जातीय समीकरण और बाहुबल में आप एनडीए से ज्यादा आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। 51% लोग मानते हैं कि आपने जो है जातीय समीकरण ज्यादा देखे और 7% मानते हैं कि बाहुबल। क्या कहना है आपका? देखिए, इसका स्वरूप इस तरह से आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट क्या है कि हम 3 पार्टी मिलकर एक गठबंधन हमारा है। आप तीनों पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इन पार्टियों ने अपने दल के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सबने एक दूसरे से बातचीत करके नहीं तुम इसको लड़ाओ मैं इसको लड़ाऊंगा, ऐसा इनके यहां हुआ है, हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी या नीतीश कुमार जी की पार्टी सोशल जस्टिस को बेस मानकर इन लोगों का उदय हुआ है, तो निश्चित तौर पे इनके यहां ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग आरंभ से ही इस पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे जब ये टिकट का निर्धारण करेंगे तो उस वर्ग के लोगों को सोशल इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए टिकट देना पड़ेगा। ये इनकी प्रतिबद्धता भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। हमारे यहां आप देखेंगे तो फिर आपको डिफरेंट लुक मिलेगा। हमारे यहां दलित भी अच्छी संख्या में लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक भी लड़ रहे हैं, अपर कास्ट भी लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि, और जहां तक रही बात कि वो बाहुबल और क्या क्या बल, इसमें भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी
और उनके जो कुशवाहा जी की पार्टी है, हम लोग से बहुत आगे है। हाँ, यही मैंने कहा कि इस सर्वे में वो पीछे रह गए। बाहुबल में 4% रह गया एनडीए, आप 7% पहुंच गए है, वो तमाम इन पार्टियों से सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं लौटूंगा केसी त्यागी जी। वो सर्वे पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। हाँ। लेकिन अगर एक मिनट, अगर आप एनके सिंह साहब से पूछेंगे तो आपको सही बात बता देंगे किस पार्टी में कितने बाहुबली उम्मीदवार बनाए गए। ठीक है, केसी त्यागी साहब का हम रुख करेंगे। केसी त्यागी साहब, जो सर्वे के रिजल्ट हमने दिखाए हैं उसमें एक तो महागठबंधन ने उम्मीदवारों का चयन क्या देख करके किया, इसमें 51% लोग मानते हैं कि जातीय समीकरण देख करके किया। टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा परिवार किस गठबंधन में दिखाई दिया, यहां बिल्कुल टाई हो गया है मामला। एनडीए 40%, महागठबंधन भी 40% जनता ने कहा। आपको किसके वादे और दावे पर ज्यादा भरोसा है? तो नरेंद्र मोदी के वादे और दावों पर ज्यादा भरोसा है लोगों को, अभी 49%, जबकि नीतीश बाबू की बातों पर भरोसा करने वाले केवल 45% लोग हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, अनुराग जी, चुनाव तो विधानसभा के लिए संपन्न हो रहा है। आप प्रधानमंत्री के जो लोकप्रियता या जो उनके वचन हैं उसको क्यों इसमें बीच में ला रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री के भी वचन को ला रहे हैं तो पिछले लोकसभा के चुनाव के एक एक वायदे पर अलग से बहस कर लीजिए। क्या हुआ काले धन का, कैसे विश्वास है लोगों को? आई डिसएग्री विद यू। किसान को फसल का उचित दाम 50% के साथ मिलेगा, क्या हुआ उसका? कैसे उसको यकीन है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या हुआ उस वायदे का? कैसे प्रधानमंत्री पर यकीन है? संसद के पहले दिन माथा टेकते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल के अंदर इस संसद के अंदर कोई भी अपराधी नहीं हुआ, आज तक उस पर बहस ही नहीं हुई। तो ये मैं कोई आपको गलत नहीं साबित करना चाह रहा। और नीतीश कुमार ने जो कहा पिछले 10 साल में वो करके दिखाया। कानून व्यवस्था की स्थिति में स्पेशल कोर्ट लगा करके 50,000 लोगों को जेल के अंदर भेजा, 65,000 किलोमीटर के हमने सड़कें बनाई, प्राथमिक केंद्रों को, स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक किया, बिजली के 500 मेगावाट बिजली आती थी, आज 3200 मेगावाट बिजली आ रही है। हर गांव के पास हमने बिजली पहुंचाने का प्रयास किया। तो और ये तो एक राज्य स्तर के चुनाव है, अर्थव्यवस्था लोकसभा का जो चुनाव था तब भी। हाँ, नहीं, मैं नरसिंह जी, आप विद्वान आदमी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। मेरा आप लंबा भाषण दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको इसलिए ठीक है जी। नहीं, ये तो वो तय करेंगे ना, दीजिएगा फिर। ये तो एंकर तय करेंगे, ये आपका काम नहीं है। नहीं, आप एंकर बन जाइए, आप उनको अपनी जगह बैठा दिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। त्यागी जी, बात पूरी कीजिए। आप तो रहे भी हैं। तो फिर दूसरा यह है कि दिल्ली के चुनाव में अनुराग जी ये आया था कि किसी प्रधानमंत्री के बराबर अगर किसी राज्य के नेता की पॉपुलैरिटी एक जैसी हो जाए तो वो बड़ी खतरनाक होती है। दिल्ली में केजरीवाल जी का जो ग्राफ था पॉपुलैरिटी का, वो लगभग पहुंच गया था नरेंद्र मोदी जी के पास। और मैं भी कई आपके विद्वान लोगों के आंकड़े लिए हुए हूं, जिसमें नीतीश कुमार 52% हैं और नरेंद्र मोदी जी 52% हैं। ये जो आधा दर्जन सर्वे हुए हैं। तो दिल्ली में तो आपने नतीजे देखे, किसी राज्य का, राज्य स्तर का कोई मुख्यमंत्री का दावेदार देश के उस प्रधानमंत्री से जिसकी ध्वज पताका पूरी दुनिया में फैल रही है, ऐसा करके प्रचार किया जा रहा हो, और राज्य का कोई नेता उसका मुकाबला कर रहा हो, तो फिर नतीजे भी दिल्ली जैसे ही होते हैं जी। जहां तक परिवारवाद का बात है, नीतीश कुमार ने जो नेता के हिसाब से न उसने कोई परिवारवाद किया, न उसने कोई जातिवाद किया। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे मित्र बैठे हैं वाजपेयी जी, इनकी पार्टी जो है वो अपराधियों की भी और परिवार की भी जो है वो आदर्श स्थिति आज इस समय देश की। भारतीय जनता पार्टी में नरसिंह जी, मैं आपसे एग्री करता हूं, पहले ऐसा नहीं होता था जब अटल अडवाणी आ रहा था, लेकिन अब तो पैसे भी गए हैं। आपका एमपी कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने शूटर्स को भी टिकट दिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एमपी कह रहा है। इसमें दल बदलुओं की शरणार्थी बन गई है, कम से कम 1/3 टिकट आपने दल बदलुओं को दिए। ये अटल अडवाणी आपने शूटर्स को भी टिकट दिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एमपी कह रहा है। इसमें दल बदलुओं की शरणार्थी बन गई है, कम से कम 1/3 टिकट आपने दल बदलुओं को दिए। ये अटल अडवाणी एरा में नहीं होता था। तो ये नई तहजीब के जो पेशे नजर हैं
आपके पार्टी उनके राज्य में ये भी से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। नरसिम्हा राव साहब आप बोले, फिर मैं वाजपेयी जी को। अनुराग जी मुझे बोलने दीजिए जी। ठीक है। त्यागी जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके दल के भी कई नेता जो कोसने वाले थे हमारे नेता को, प्रधानमंत्री, आज की प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री रहा करते थे, वो भी कतार में क्यू में खड़े होकर हमारे पार्टी में शामिल हो गए। तो इसलिए आपके पार्टी से कई नेता, बड़े नेता हमारे पार्टी में शामिल होने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये इसका मुझे पूरी तरह विश्वास है। क्योंकि आपके पार्टी बहुत जल्द कोई किसी की अहंकार पर, किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण कोई पार्टी नहीं चल पाती है। अहंकार के कारण ही नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पतन हुआ है। क्योंकि आज भी वो कहते हैं चुनाव जीतना बिहार के लिए मेरे लिए अहमियत नहीं है, बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा, मुझे हराकर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, बिहार को, जनता को नुकसान होगा। जब आदमी, जब किसी नेता इस प्रकार की अहंकार की भावना से बात करते हैं, जनता उनको अपनी जगह क्या है दिखाती है। और जहां तक आपकी जो आपने जो लंबी लिस्ट जो गिनाई है, केवल 2 प्रश्न हम अलग होने के बाद अर्थव्यवस्था आपका क्या, कहां से कहां पहुंच गया, आंकड़े साबित होते हैं। 15% से ज्यादा जो ग्रोथ रेट थी वो घटकर 8% पर आ गई। और क्राइम रेट 21% रेप बढ़े हैं, 16% अपहरण बढ़ा है। तो बिहार जंगल राज ऑलरेडी बन चुका है, इसका आपकी सरकार के स्टैटिस्टिक्स ही बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनता विकास के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। और जो सुर्खियों में, ठीक है, मैं लौटूंगा केसी त्यागी जी आपके पास भी, और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपके पास भी। ए के वाजपेयी साहब, अपराधवाद और परिवारवाद का एक सशक्त उदाहरण, एक एग्जाम्पल आपके रामविलास पासवान साहब और उनकी पार्टी को बता रहे हैं कि त्यागी साहब। त्यागी जी ने बयान तो दे दिया, लेकिन त्यागी जी आप भूल गए कि आप किसके साथ खड़े हैं। लालू यादव के साथ खड़े हैं। उनकी पार्टी में कितने अपराधी होते थे, कितने बाहुबली होते थे, और कैसा जंगल राज हुआ, ये आपको याद है अच्छी तरह से। हमारी पार्टी में विधानसभा के चुनाव में एक भी जिसकी छवि खराब हो, ऐसा कोई भी कैंडिडेट अभी तक हमने टिकट नहीं दिया है, ये रिकॉर्ड पे है। नंबर 2, परिवारवाद की जहां तक सवाल है, उसके बारे में परिवारवाद पे कोई पार्टी बहस नहीं कर सकती है। चाहे बीजेपी है, चाहे हमारी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे लालू है, सभी के। और परिवारवाद की डेफिनेशन जो है ना, उसको लार्जर स्केल पे डिसाइड करना पड़ेगा कि परिवार, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी नहीं करेगा, वकील का बेटा वकालत नहीं करेगा, एक सेकंड में बोल लूं, वकील का बेटा अगर वकालत नहीं करेगा, राजनीति का बेटा राजनीति नहीं करेगा, तो कहां जाएगा? लिहाज करिए। और जनता जो है वो उस पर मेरिट देखती है कि अगर कार्यकर्ता में अगर शक्ति है, वोट लेने की क्षमता है, तो वो जीतेगा, अन्यथा किसी के संतान होने की वजह से वो जीता नहीं करता है। तो परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पर विकास का है कि विकास कौन करेगा। तो विकास की बात आप कर कहां रहे हैं? हम तो विकास की बात कर रहे हैं, ये जातिवाद की बात बता रहे हैं। साहब ने तो कह दिया कि जो है सवर्ण सीएम नहीं बनेगा। ये विकास जवाब आ गया, उसी वक्त जवाब आ गया पार्टी का। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं जंगल राज पार्ट 2। पार्टी का ऑफिशियल जवाब उसी वक्त आ गया कि हमारा क्या स्टैंड है, मुख्यमंत्री पे क्या स्टैंड है, कि पार्टी का जो प्रोसीजर है, एनडीए के घटक दल जो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री बनेगा। मुद्दा विकास का ही है। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में कि महागठबंधन के नेता, नीतीश जी ने खुद कहा है कि टैक्टिकल अलायंस है, तो टैक्टिकल अलायंस के चलते हुए नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं और लालू जी मंडल पार्ट 2 की बात। वो तो उनका पैक्ट है ना, कौन क्या बात करेगा, उन्होंने बांटा हुआ है कि मैं ये बात करूंगा, तुम ये बात करना। जनता को गुमराह तो नहीं कर सकते, विकास पे आइए ना। जैसे अभी गुमराह तो गिरिराज सिंह कर रहे हैं ना, आपके वोटर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अपर कास्ट क्लास का वोटर है आपका, अगर मुख्यमंत्री पिछड़ा बनेगा तो आपका वोटर तो खिसक जाएगा ना सर। रामविलास पासवान भले ही खुश हो रहे हो, लेकिन आप सोचिए बीजेपी में क्या हो रहा होगा। बीजेपी हमारा तो इतिहास देखिए अनुराग जी, हमारा इतिहास देखिए, हमारा हमेशा आपके इतिहास के हिसाब से तो पासवान साहब के दोनों हाथों में हमेशा लड्डू नहीं, 10 से 15% वोट है हमारा। ना लड्डू का सवाल नहीं है, वोट है हमारा। जो वोट है वो ट्रांसफरेबल वोट है, जहां हम खड़े होंगे हमारा वोट वहीं जाता है। आप देखिए, हमको जब हम अकेले चुनाव लड़े थे तो 15% वोट आया था, और अभी भी लगातार कॉन्स्टेंटली 7 to 10% वोट हमारा। चलिए, मैं ब्रेक से पहले चाहता हूं एनके सिंह साहब का भी कमेंट हो जाए। एनके सिंह साहब,
सवाल यह है कि विकास की बात ना तो महागठबंधन कर रहा है और ना ही एनडीए की तरफ से की जा रही, जबकि 61% जनता ने कहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में विकास अहम मुद्दा है। कानून व्यवस्था जिसको एनडीए मुद्दा बना रहा है वो केवल 9% लोगों के लिए मुद्दा है। चुनाव के रास्ते पर गाड़ियां जा कहां रही हैं एनडीए और महागठबंधन की? नहीं अनुराग, एक थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहली बार बिहार के इलेक्शन में ये मजबूरी हो गई है कि कहें कि नहीं विकास हमारा मुद्दा है, और यहां तक कि जनता भी कहने लगी है लेकिन कि टीवी विकास डिबेट्स के मुद्दा अलावा है। कहीं कहते नहीं है। नहीं, और विकास है। आप देखिए नीतीश कुमार का एक आर्टिकल आया अंग्रेजी अखबार में, एक देश के राष्ट्रीय अखबार में, 4 दिन बाद सुशील मोदी का वही आर्टिकल आया, और दोनों ने सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स, विकास का 4 पैमाना उन्होंने लिया नीतीश ने, तो 4 इन्होंने लिया जिसपे कि ये कमजोर थे, और इस तरह से जनता को किया जा रहा। फैक्ट ये है कि विकास तो जो है वो ही है, और विकास के पैमाने को बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों अंत में जाके पिछले 2 दिन, अगर आपका ये सर्वे 2 दिन पहले का है तो मैं नहीं कह सकता, 2 दिन में अचानक ये पूरा कास्टाइज हो गया है, कास्ट पॉलिटिक्स पूरी तरह से आ गई है। नतीजा ये हुआ है कि महागठबंधन ने 134 बैकवर्ड को टिकट दिया है, जिसमें कि 64 यादव हैं। मतलब कि 55% बैकवर्ड को महागठबंधन ने टिकट दिया, जो ऑब्वियस है, उनका कैरेक्टर है ये। तो उन्होंने, और 64 उसमें यादव हैं, मतलब कि हर 4 प्रत्याशी में एक यादव है। ये आप समझ सकते हैं कि यादव को पॉपुलर वहां पे परसेंटेज 14% है, लेकिन वहां पे टिकट जो दिए गए हैं वो 26% के आसपास यादवों को दिए गए हैं सिर्फ। तो आप ये समझ सकते हैं ये उस महागठबंधन का कैरेक्टर है। बीजेपी ने भी चूंकि सवर्ण का डोमिनेटेड रहा है, तो इसलिए 42% सवर्णों को टिकट दिया है। तो ये लड़ाई करने की कोई बात नहीं है, और मेरे ख्याल से ये लॉजिक के डिफाई करता है कि जो उनका कैरेक्टर क्या रहा है। अब आती है बात कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में गिरिराज सिंह अगर कह रहे हैं कि नहीं साहब एक कोई बैकवर्ड ही बनेगा, तो क्या पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, उस नेता के खिलाफ? अगर वो अगले दिन कह रहे कि नहीं साहब ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो गिरिराज क्या पार्टी के स्टैंड से बाहर जा रहे? तो एक्चुअली वो कहलवाया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संघ का स्टेटमेंट था कल कहा जा चुका बीजेपी की तरफ से कि वो लालू प्रसाद यादव के बयान की प्रतिक्रिया थी। हाँ, प्रतिक्रिया थी। तो वही है कि बहुत अच्छी बात है, प्रतिक्रिया में कहना पड़ेगा। तो आज डीजेनरेट होकर ये सारा विकास किनारे रह गया है, पूर्ण खुला खेल चल रहा है कास्टिज्म का, और जो टिकट्स बटे उन्हीं आधार पर बटे, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। 2 बहुत अहम सवाल और हैं, 6वां और 7वां। ब्रेक के से ताजा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, और 5 सवाल इससे पहले हम देख चुके और उस पर हमने चर्चा की। 6वां और 7वां सवाल क्या है? पहले 6वां सवाल देख लेते हैं। 6वां सवाल यह था जनता से कि आज वोटिंग हुई तो आप किसकी सरकार बनाएंगे? 50% लोग एनडीए की सरकार बनाएंगे, 42% महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। अब इसके बाद आगे का आंकड़ा एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ देता हूं कि लेफ्ट फ्रंट की 2% और तीसरा मोर्चा 3% और 3% को अभी भी नहीं पता कि वो उनका वोट किसके पक्ष में जाएगा। आज वोटिंग हो तो ये किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल में जवाब जनता का नहीं बल्कि तमाम जिले जो हैं, वहां के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, ये उनकी आज वोटिंग हो तो ये किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल में जवाब जनता का नहीं बल्कि तमाम जिले जो हैं, वहां के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो एनालिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, ये उनकी राय के आधार पर आंकड़ा है कि आज वोटिंग हो तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। ये 7वां सवाल है। ये भी आप 6ठे सवाल का उत्तर देख रहे हैं। ये देखिए, ये 7वें सवाल का उत्तर है कि एनडीए को 125 सीटें मिलेंगी और महागठबंधन को 113 सीटें मिलेंगी और 5 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं 6वां और 7वां सवाल। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, क्या कहना है आपका 6ठे और 7वें सवाल के जवाब के आधार पर? आज वोटिंग हो तो किसकी सरकार बनेगी? आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो पलड़ा है वो जनता का आपके हक में है। 50% लोग आपकी सरकार बना रहे हैं, लेकिन 42% है जो महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। मामला फंस गया है। अनुराग जी, नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा है। आज चुनावों में जनता फंस गया। 2/3 की बहुमत से आप सरकार ला रहे थे सर, या तो 50 पे मामला अटक गया। 2/3 बहुमत कहां मिला आपको? सुन लीजिए, नहीं, आप जो वो अनुराग जी जो वोटों की आप प्रतिशत बता रहे हैं, 50 और 52, हमारी 50% वोट और 52% वोट इनके लिए, गठबंधन के लिए, 42 के लिए 8% के फासले में 8% की जो फासला है, 8% के फासले में
आपको 2/3 का 3/4 बहुमत भी मिल सकती है। पर लेकिन यदि जातिगत वोटिंग अरे होती है, सीटों पर तब जाइए ना, 125 से 113। अब ये प्रतिशत धरा का धरा रह गया। देखिए, नहीं अनुराग जी, जब आप एनालिस्ट जब करते हैं, जब पत्रकार इस प्रकार के आंकड़े लगाते हैं, कभी ना कभी आप देखिए कौन से पत्रकार उत्तर प्रदेश में हमको 93 सीट दे रहे थे, कौन से पत्रकार हमको बिहार में 32 या 31 सीट दे रहे थे लोकसभा चुनाव में। क्योंकि पत्रकार जब करते हैं इस प्रकार की कन्वर्शन आसानी से नहीं हो पाता है। एज ए पोलस्टर मैं बता रहा हूं, यदि हमारे हम आरजेडी जेडीयू गठबंधन से यदि हमारी लीड 4% भी होगी, हम 2/3 बहुमत लेके आएंगे। मैं आपको पिछले विधानसभा का भी याद दिलाना चाहूंगा, हमारी वोट प्रतिशत, एनडीए की वोट प्रतिशत उस समय केवल 37% थी जेडीयू और बीजेपी को मिलकर। आज 50% पर 8% लीड लेकर के हम कम से कम 2/3 बहुमत लेके आएंगे। त्यागी जी कम से कम 2/3 बता रहे हैं, 2/3 के आगे कम से कम लगा रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। ओवर कॉन्फिडेंट है ये? अब ये तो आंकड़ा हालांकि हमारे गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपको इसको सही मानते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में 175 के आसपास सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बढ़त थी और वो घट करके 125 पर आ गई, यानी कि 50 सीटें उनकी कम हो गई हैं। और ये आज का आंकड़ा है। उसके बाद तो मोहन भागवत जी ने जो भागवत खोली है और जिस तरह से समाज के कमजोर तबकों के आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है उसकी समीक्षा के लिए उन्होंने जो व्यवस्था की है, उसके बाद जो गुस्सा इन वर्गों में पैदा हुआ है, चाहे वो दलित हैं चाहे महादलित हैं, उसी से घबराहट में गिरिराज सिंह जी का ये वक्तव्य देना कि पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। और अगर कोई पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार से अगड़ा मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है पिछड़ों में, जिसका 10 साल का कार्यकाल पूरे दुनिया के सामने है, ठीक है, जिस पर एक दाग नहीं लगा है। अहंकारी कहना ये कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ये कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, ये कोई उसका बैड कंडक्ट का कोई आरोप नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इन 10-15 दिनों में आप मान रहे हैं अहंकार अपना बढ़ाएंगे। आप इस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, अहंकारी है। आप और मान क्या रहे हैं अहंकारी है और विकास का कार्य कोई खास नहीं हुआ है। सत्ता से अलग होने के बाद उसका भी जनता ने देखा है। विकास की जो दर जिस प्रकार गिर गई थी, तो जनता को अहंकारी के साथ साथ एक जंगल राज का भी आपने परिचय पिछले 1 साल में दिया है। अनुराग जी मुझे भी 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए जी। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो 2014, नरसिंहा जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, उसके 2014 के आंकड़े हैं। बिहार में 174.2 जो कॉग्निटिव क्राइम है, गुजरात में 213, नहीं सुन लीजिए आप, रेट ऑफ मर्डर बिहार में 3.3 और लेकिन नहीं आप बिहार के साथ थे त्यागी जी, अरे तो आप भी तो साथ बिहार से करिए। खाली क्राइम क्या होगा? आप बिहार की कर रहा हूं, बिहार की कर रहा हूं। 21% रेट ऑफ क्राइम रेट बढ़ा है। 21% बिहार में नहीं, बिहार में सारे देश में नहीं, प्लीज मैं बोल रहा हूं, 1 मिनट जरा। त्यागी जी को पूरा कर लेने दीजिए। सरकार से जब सरकार ने दिखाई देखिए 2014 का हमें सत्ता से अपने हटा दिया, उसके बाद नहीं उसके बाद 21% चुनौती नहीं आप बिहार का ही बताइए आंकड़े। बिहार के पहले क्या थे, बिहार के आंकड़े अब क्या है? बिहार का आंकड़ा आप बोलने देंगे तब ना, आप बोलने देंगे तब ना। अनुराग जी आधी मिनट बस, 30 सेकंड। रेट ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो 2014, मैं चाहता हूं आप कल रिफ्यूज करें। बिहार 6.4, मध्य प्रदेश 10.3, राजस्थान 8,
छत्तीसगढ़ 7.9। नहीं, आप बिहार की बात करिए त्यागी जी। जो 2012 में क्या स्थिति था, 2013-14 में क्या स्थिति बन गया, हमें सत्ता से हटाने के बाद आपने रेप को, आतंकवाद को, आपने अपहरण को, आपने सामाजिक हिंसा को, सबको आपने बढ़ावा दिया है। तो बिहार के आंकड़े देखिए 2012 के तुलना से आप किसी और राज्य से कंपेयर न करिए। मध्य प्रदेश नंबर 1। नहीं, आप देखिए बिहार में 2012 में क्या आंकड़े थे। नंबर 2, राजस्थान नंबर 3। नहीं, आप दूसरे राज्यों पे क्यों जा रहे हैं? बिहार में केसी त्यागी जी, सवाल ये था कि महागठबंधन को सीटें नहीं मिल पा रही जितना आप दावा कर रहे थे। सवाल तो ये था भाई, जब ऐसा है गठबंधन वाले पे मैं बोल चुका, मैं आपके आंकड़े मान लेता हूं। 50 सीटें इनकी पिछले साल से कम हो गई और एक हफ्ते में 50 सीट और कम हो जाएंगी। मैं कहा आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हूं। इनका ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। ये बार बार जो आंकड़े की बात कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं चुनौती में बढ़ रहा है हमारे। आप कल फिर बैठिए, अगर किडनैपिंग और एब्डक्शन, आप कह रहे हैं एक हफ्ते में 50 सीटें और कम हो जाएगी, या वाजपेयी जी का दिल बैठा जा रहा है? नहीं, दिल बैठने का नहीं है त्यागी जी, आंकड़ों से सवाल नहीं है। आपके सर्वे में लगातार हमारी बिहार की संख्या बढ़ रही जनता है। देख रही है कि खाली आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता को अस्पताल में दवाई चाहिए, स्कूल में टीचर चाहिए, कॉलेज चाहिए। आर.के. सिंह साहब का भी तो इलाज कीजिए, वो कह रहे 2 करोड़ में टिकट बिक रही बताइए है। ना कितना किया है। 15 साल 10 साल जितना भी आपने राज किया उसमें क्या किया, और उससे पहले लालू जी ने क्या किया है वो बताइए। वो जनता जानना चाहती है आपसे, मोदी जी से नहीं जानना चाहती। मोदी जी को तो सेंटर की कमांड दी है और वो 5 साल के लिए। अगर नीतीश जी इस बात का जवाब दे तो शायद ये आंकड़ा आपकी तरफ जा सकता है, लेकिन आपके पास बोलने को ही कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए प्रेमचंद जी। एक लाइन अनुराग जी, एक लाइन अनुराग जी, लगातार हमारी जब संख्या BJP आपके सर्वे में बढ़ रही है, घट नहीं रही है। त्यागी जब जी नीतीश पहले जी- सर्वे शायद नहीं देखे। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी बोलिए। बीजेपी और जेडीयू में इतना अच्छा संबंध रहा है। बिहार बीजेपी तो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम किया है, और आज इनकी आलोचना आप गौर करिए, ये क्या कह रहे हैं कि जब हम सत्ता से हमको हटा दिया गया है तब से गड़बड़ियां शुरू हो गई है। मतलब मलाई खाना अगर इनको बंद करा दिया नीतीश जी ने, तो इनको सारी प्रॉब्लम नीतीश जी में नजर आने लगी। उससे पहले नीतीश जी विकास पुरुष थे। इसको लॉजिक लालू प्रसाद यादव की आलोचना करते हैं ये और इनके नेता आप क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या परसों लॉजिक कहा है भाई? कि बीजेपी और लालू प्रसाद, सुनिए ना, भाई लॉजिक सुन तो लीजिए। आपको कोई मोरल राइट नहीं है। लालू प्रसाद और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं। आप किस मुंह से आलोचना कर रहे हैं लालू प्रसाद की? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का कॉम्बिनेशन, आप पहले अपने नेता राहुल गांधी को ढूंढिए। मैं इस चीज को नहीं मान रहा हूं कि हमारी सीटें कम होगी। सुनिए, बिहार में बीजेपी के पास क्या कोई नेता है? जो नेता है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर चुका है। उसकी कोई मोरल अथॉरिटी और लोगों में विश्वसनीयता नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आकलन प्रस्तुत करेंगे एन.के. सिंह साहब। बातें उन्होंने बहुत सुन ली, अब ब्रेक के बाद उनकी आपने सुना सबको। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जिस तरीके के 2/3 बहुमत से सरकार बनाने की बात नरसिम्हा राव साहब कर रहे हैं? अपना दावा खैर प्रेमचंद मिश्रा जी का और केसी त्यागी जी का भी है, लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है एनडीए 125, महागठबंधन 113। आपका क्या कहना है? नहीं, जो उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने कहा है वो पोलस्टर की तरह, वो सेफोलॉजिस्ट है, और बिल्कुल सही बात है कि अगर आप क्यू ब्लॉक के हिसाब से देखेंगे, ये बाइपोलर कंटेस्ट है आपके रिकॉर्ड के हिसाब से। 50 और 42, बाकी सब 2-3% वाले हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8% का अगर डिफरेंस है तो ये एक्चुअली 2/3 की तरफ जा रहा है। बिल्कुल उसमें कोई दोरा नहीं। अगर आप क्यू ब्लॉक के एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो 2n² के फॉर्मूले से होता है। सीट पे आते हैं तो फिर ये ध्वस्त हो जाता है। हाँ, सीट पे आते हैं तो ये 2n² के हिसाब से चलता है और काफी ज्यादा बढ़ जाता है बाइपोलर इलेक्शन में, और बाइपोलर ये हो रहा है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत जब आप ब्रास टैक्स पे आएंगे, एकदम जमीन पे आके देखेंगे, तो आपके जो ये लोगों ने ये रेस्पॉन्ड किया है, उसमें आप एक चीज बहुत खास देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कास्ट
फैक्टर बहुत बड़ा काम करने लगा है। डेवलपमेंट का जो पूरा जुमला था वो लगभग हट गया है। अभी कल सुशील मोदी जी ने अपना आर्टिकल जो लिखा था उसमें पहला सेंटेंस था, इट इज द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप किसके साथ रहते हैं इसी से आपका चरित्र पता लगता है। तो लालू के साथ है तो आपका चरित्र पता लगे, उनका मतलब था। अब पूछिए कि 17 साल तो वो आपके साथ रहे। साहब जो अन्य वाले लोग हैं ना, जो अन्य वाले लोग हैं वो अब अपनी राय बनाने लगे, उनकी संख्या अब हमारे सर्वे में घट गई। नहीं, अन्य का एक्चुअली घट गई है, इसका मतलब बाइपोलर हो रहा है। अगर अन्य की संख्या घटती है तो बाइपोलर। मेरा ख्याल था कि 25% अन्य होंगे। जो बिहार का कैरेक्टर रहा है कि 17 से 25% के आसपास अन्य जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, मोदी जी अभी कैंपेन में आएंगे, सोनिया गांधी आएंगी और नीतीश जी लगातार कर ही रहे हैं, लालू यादव अपना जो कास्ट वाला कार्ड है वो खेल ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये बाइपोलर हो जाएगा अंत में। राहुल नहीं आ रहे हैं और जी राहुल नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, राहुल भी आएंगे, वैसे सुना है मैंने, प्रेमचंद जी बताएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे जैसे टेम्पो ये डेवलप करेगा ये बाइपोलर होगा। और बाइपोलर बन गया है अंत में राहुल जी 7 तारीख को बिहार में आ रहे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इससे वो हुआ है जो मोहन भागवत जी ने ये स्टेटमेंट दिया, फिर हमारा टैरिफ और बढ़ेगा। वजह से एक बार इन दोनों नेताओं प्रेमचंद मिश्रा की थोड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि 113 सीटें अगर महागठबंधन को मिल रही हैं तो उनके हाथ क्या लगेगा, ये सोचकर वो थोड़े चिंतित लग रहे हैं मुझे। मिश्रा जी, नहीं, मैं बता रहा हूं अनुराग जी, ये सर्वे आप कर रहे हैं, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जो एनके सिंह ने कहा ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बीजेपी कहीं सीन में नहीं है, इनके यहां इन फाइटिंग है। सीन में तो ऐसा नहीं कह सकते आप, सीन में नहीं है। मतलब ठीक है, लेकिन सिंह साहब बीजेपी सीन में है, लेकिन बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी सीन में। एनके सिंह साहब, मेरे पास वक्त कम है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी कितना सीन में बची है गिरिराज सिंह के बयान के बाद, आरके सिंह के बयान के बाद। उसको एंडोर्स किया है शत्रुघ्न सिन्हा ने भी, भागवत साहब भी बीच में कूद पड़े हैं, भागवत साहब के बयान को बार बार अमित शाह साहब को काटना पड़ रहा है। कितना नुकसान इससे नहीं, ये जो आपने बताया कि उन्होंने करप्ट कहा, उन्होंने कहा टिकट बेचे जा रहा है, ये इलेक्शन में होता है, इससे जनता बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। जो आरके सिंह ने कहा इससे बहुत प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जो मोहन भागवत ने कहा है वो आरक्षण को लेकर। एनके सिंह जी, कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है, उन्होंने एनके सिंह जी अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है वो आरोप लगाता है, लेकिन यहाँ पार्टी का एक बड़ा नेता आरोप लगा रहा है कि उसकी पार्टी वो आपके यहाँ भी लगेगा, उनके यहाँ भी लगेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि जो सबसे बड़ा है वो ये है कि यूनिफाइंग फैक्टर अभी तक नहीं था, वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहा है। ये अपने आप में कैरेक्टर को एक्सपोज किया है आरके सिंह ने। आरके सिंह ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लाइन में केसी त्यागी जी अपनी बात कह दीजिए। अभी आप ध्यान रखिएगा कि मोदी जी का ठीक है प्रेमचंद जी अभी मोदी जी का चुनाव बाकी है। सारी जिंदगी तो वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं ना। चलिए ठीक है, मेरे पास अब समय नहीं बचा है, लेकिन हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव पर अभी एक बार नहीं बल्कि कई बार और बैठना होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगली बार जब हम डिबेट में बैठे बिहार इलेक्शंस को लेकर के, अभी मेरे पास बिल्कुल बड़ी बहस में समय खत्म हो चुका है। बिहार चुनाव पर ताजा सर्वे हमने देखा, आगे भी हम इस तरीके के बिहार के मतदाताओं का मन आप तक पहुंचाते रहेंगे और उस पर तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों से हम प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए